हम लोग ना जो डिस्कस कर रहे थे वो एक बार ऑल्टरेशन तो डिस्कस कर ही चुके थे। उसके बाद ये जो चैप्टर है अपना वो क्या बोलो, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसमें एक डेफिनेशन आता है, सबसे पहला पेज में डेफिनेशन आता है कि आपको मैं यह करवाया हूँ ये डेफिनेशन। इस डेफिनेशन का नाम है प्रोमोटर। इस डेफिनेशन का नाम क्या बताइए, प्रोमोटर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय प्रोमोटर? प्रोमोटर का मतलब क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमोटर? प्रोमोटर कौन होता है, क्या है, कौन नहीं है? अब यहाँ ध्यान से समझिए, प्रमोटर कौन होता है बेटा? प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर नॉर्मली एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आइडिया आता है बिजनेस करने का। जिसको आइडिया आता है क्या बोलो, बिजनेस करने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, प्रमोटर बोलते हैं। ठीक है, तो प्रमोटर कैसे हम लोग पहचानेंगे ये बताइए। तो इसका सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 69। इसका सेक्शन कौन सा बोलिए, सेक्शन 2 क्लॉज 69, जो ये बोलता है प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम लिखा हुआ है कहां पे बोलिए, प्रोस्पेक्टस में। प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम लिखा हुआ है किसमें बोलिए, प्रोस्पेक्टस में, और उसको आइडेंटिफाई किया गया कंपनी द्वारा कहां पे बोलो, एनुअल रिटर्न में। एनुअल रिटर्न एक ऐसा डिटेल फाइलिंग है जो कंपनी हर साल फाइल करता है आरओसी के पास। तो एनुअल रिटर्न जो वो फाइल करता है इन फॉर्म नंबर MGT 7 में। किस फॉर्म में वो एनुअल रिटर्न फाइल करता है बोलो, MGT 7। तो ध्यान से सुनो कि एनुअल रिटर्न में अगर किसी इंसान का नाम लिखा हुआ है एज अ प्रमोटर, एज अ व्हाट बोलो, प्रमोटर, तो वो माना जाएगा। नंबर 2, प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसका नाम कहां लिखा रहता है बोलो, प्रोस्पेक्टस में। तो प्रमोटर इज अ पर्सन हुज नेम इज रिटन इन प्रोस्पेक्टस। प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसका नाम कहां लिखा रहता है बोलो, प्रोस्पेक्टस में या फिर एनुअल रिटर्न में। प्रमोटर वो व्यक्ति रहेगा जो कंपनी को कंट्रोल करता है, कंपनी के अफेयर को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द अफेयर ऑफ द कंपनी, इट कंट्रोल्स द अफेयर ऑफ द कंपनी, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, चाहे एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर या कोई भी तरीका से। प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो कंपनी को कंट्रोल करता है। समझ आ रहा है बेटा? तो आपसे अगर कोई पूछे हु इज द प्रमोटर, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 69, प्रमोटर इज अ पर्सन हुज नेम इज रिटन इन प्रोस्पेक्टस और हैज बीन मेंशन्ड इन एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। प्रमोटर इज अ पर्सन हु हैज अ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर और एज अ डायरेक्टर, इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस। प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके एडवाइस पे कंपनी का, जिसके एडवाइस पे, जिसके डायरेक्शन पे, जिसके इंस्ट्रक्शन पे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता है। ठीक है, फिर एक एक्सेप्शन दे दिया, प्रोवाइडेड दैट, मतलब एक्सेप्शन, नथिंग इन सब क्लॉज सी। भैया ये इसका मतलब, इधर देखो बेटा, सेक्शन 2, और हम तुमको क्या बताए थे डेफिनेशन में, देयर इज नो सबसेक्शन। तो 69 क्या हो गया, क्लॉज हो गया। 69 क्या हो गया बोलो, क्लॉज हो गया। अब ये A-B-C क्या हुआ, सब क्लॉज। इसीलिए लिख रहा है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सब क्लॉज C, मतलब सब क्लॉज C में जो बोल रहे हैं वो अप्लाई नहीं होगा एक ऐसे व्यक्ति पे जो मेयरली प्रोफेशनल कैपेसिटी पे काम कर रहा है। मान लो तुम लोग कंपनी का CA, CS, CMA बन चुका है और तुम्हारे प्रोफेशनल कैपेसिटी, तुम प्रोफेशनल है, तुमको रखा है क्यों, प्रोफेशनल एडवाइस के लिए। तुम्हारे प्रोफेशनल एडवाइस पे, तुम्हारे डायरेक्शन पे, तुम्हारे इंस्ट्रक्शन पे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता है, तो क्या तुम प्रमोटर कहलाएगा? नहीं। तो वो बोल रहा है उन लोगों को हटा देना जो सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी पे डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसको हम लोग प्रमोटर नहीं बोलेंगे। आर वी थ्रू विद दिस? वो प्रमोटर काउंट नहीं होगा। कोई भी दिक्कत इसमें? डन, अच्छी तरह से यहां तक क्लियर है? अब देखो, देयर आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ क्या, प्रमोटर। देयर आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। अब इसमें आपको सिर्फ रीड करना है, डोंट लर्न, ओनली रीड इट। ठीक है, रीड मतलब सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज पे, अगर एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना हो मत करना, पढ़ना भी मत, रीड भी मत करना। ठीक है, अभी के लिए ज्ञान लेते वक्त प्रमोटर नॉर्मली एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके पास बिजनेस करने का क्या आता है बोलो, आइडिया आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। बस
नेक्स्ट पेज में आ जाइएगा। ये वाला लाइन बेटा खाली, प्रमोटर स्टैंड्स इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। डन है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। डन बेटा, इस सब को कुछ पढ़ने का नीड नहीं है। स्टेप्स आपको करवा दिया गया है, सेक्शन 7 आपको प्रॉपरली करवाया गया है। ओके बेटा, चैरिटेबल कंपनी आपको प्रॉपरली करवाया गया, प्रॉपर वे में लिखे हो। डॉक्ट्रिन सारे करवाए गए, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेट सारे करवाए गए, सारा MOA OA सारा करवाया गया है। अच्छा, फिर आ जाइए, देयर इज समथिंग कॉल्ड रूल फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाट? रूल फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप देख रहे हैं देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब आप ना कहीं पे लिखो जो मैं लिखा रहा हूं, रूल्स फॉर rules for reservation of name. There are certain rules for reservation of name. Done. अब ये रूल क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो उसमें से एक थर्ड स्टेप था, बोलो तो क्या? अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। हम एक नाम रखेंगे जो कंपनी का रहेगा। तो रूल्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम आपको रूल्स बताता है कि आपका कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। तो पहला जो उसका रूल है, पहला जो रूल है वो ये बोलता है कि कंपनीज नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल। कंपनीज नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और too nearly resemble. Company's name should not be identical or too nearly resemble with an existing company's name. With an existing company's name. बोलने का मतलब क्या बोलूं? बोलने का मतलब क्या बोलो कि कंपनी का जो भी आप नाम रख रहे हैं वो ऐसा नाम रखिए जो आइडेंटिकल ना हो, सेम ना हो, या फिर नियरली रिजेंबल ना करे किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम पे। रिलायंस ऑलरेडी रखा हुआ है तो आप रिलायंस नाम नहीं रह सकते बिकॉज वो आइडेंटिकल है। ठीक है, अब आर की जगह हटा के आप वहाँ कुछ और रिलायंस कर दिए, हिंदी में आर लिख दिए, इंग्लिश में आर, कुछ भी कर रहे हो मतलब कुछ ना कुछ नियरली रिजेंबल करवा रहे हो, अलाउड नहीं है। फिर नंबर 2 रूल बोलता है कंपनीज नेम शुड नॉट बी अनडिजायरेबल, शुड नॉट बी अनडिजायरेबल और should not give impression or should not give impression that it is related with government, that it is related with government unless permission
टेकन। डन बेटा। इसका मतलब क्या है, कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनडिज़ायरेबल है, कोई नीच जैसा नाम, अश्लील जैसा नाम, डिज़ायरेबल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, रख के रखे अजीब सा एकदम चीप नाम, वो नहीं चलेगा। और कुछ ऐसा नाम भी नहीं चलेगा जो इम्प्रेशन दे कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, अनलेस एंड अनटिल आपने परमिशन लिया है। तुम अपने कंपनी का नाम लिख दिया मोदी सरकार लिमिटेड, तो इनडायरेक्टली वो इम्प्रेशन दे रहा है कि ये शायद सेंट्रल गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है। ठीक है, दीदी रोजगार लिमिटेड जो होने वाला नहीं यहाँ पे रोजगार, बट ठीक है, ऐसा कुछ नाम ले रहा है जो एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, ऐसा कोई नाम तुम नहीं रख सकता। ये सिंपल सा ये, तो यही है बेटा रूल, यही है रूल फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब यहाँ जो आप रूल पढ़े रिजर्वेशन ऑफ नेम, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, जैसे ये आपको पढ़ने का नीड नहीं है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, then the registrar on the basis of document furnished along with an application reserve name for 20 days from the date of approval न्यू कंपनी का, और 60 दिन के लिए रिजर्व होता है एग्जिस्टिंग कंपनी का। भैया एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम क्यों रिजर्व, हो तो खुल चुका है, नाम चेंज तो कर ही सकते ना, तो नाम चेंज करने के लिए भी रिजर्व करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए, नाम चेंज करने के लिए भी रिजर्व करेंगे कि नहीं। तो आपको पता है न्यू कंपनी का नाम कितना दिन रिजर्व रहता है, 20 डेज, ये तो मैं उसी दिन बता दिया था। एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम रिजर्व कितना दिन के लिए रहता है बोलो, 60 डेज। आर वी थ्रू विद दिस, कितना दिन के लिए बोलो, 60 डेज। एक चीज अपना दिमाग में डाल के रखो कि अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी है, सुनो ना बेटा, न्यू कंपनी अपना नाम रिजर्व करवाता है किससे, कितना दिन के लिए रिजर्व होता, डन। अब एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नाम रिजर्व करवाता है रन ऐप, आपके प्ले स्टोर से नहीं मिलेगा, रन ऐप MCA के वेबसाइट पे मिलेगा। रिजर्व यूनिक नेम, क्या बोलो, रिजर्व यूनिक नेम, डन है। एगो प्ले स्टोर में ढूंढने लगे, नहीं मिला, मुँह उठा के आ गया, तो ये सब नहीं, ठीक है ना। अच्छा अब वेयर आफ्टर रिजर्वेशन ऑफ नेम, मतलब आपने नाम रिजर्व कर लिया और ऐसा पाया गया है कि आपने जो नाम रिजर्व किया है वो गलत सलत इंफॉर्मेशन दे के नाम रिजर्व किया है, मतलब आपने नाम रिजर्व करते वक्त किया एक सिंपल सा भाषा में फ्रॉड, ठीक है, दे ही सकते भैया, ठीक है। अभी एक केस हुआ था एक बच्ची के ऊपर, गलत ID कार्ड, आधार कार्ड, वो 18 की नहीं थी, 16 की थी, गलत आधार कार्ड वो बना के 22 का दिखा के पब में एंट्री कर गई थी, ठीक है, और ड्रिंक व्रिंक सब कर रही थी। तो उसी दिन इत्तेफाक से पुलिस एक बार रेड मार दिया, ठीक है, चेक करने के लिए कि क्या सर्व हो। रेड मतलब ऐसा नहीं होता निकलो क्या कर रही हो, ये ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली किसी पे भी डाउट करके उसका क्या मांग सकता है, ID, किसी पे भी देखने पे, देखो हम भी 18 के ऊपर ही लग रहे हैं, ठीक है, मेरा भी ID मांग सकता है टू चेक। ID लेके वो लोग एक मशीन में डालता है टू चेक वेदर सच ID इज प्योर और नॉट। उसका लक इतना ख़राब था कि उसको पकड़ा, उसका लक इतना ख़राब था उसका कार्ड मांगा, उसका लक इतना ख़राब था कि उसमें चेक भी किया और वो नकली निकला। तो अपने तो डूबी और वो पब को भी ले डूबी जहाँ पे घुसी थी, क्योंकि पब ही ना क्राइम किया, उसको सर्व करके ये सब ये होता है। तो गलत इन्फॉर्मेशन पे भी होता है, इसीलिए लिख रहा है वेर इट इज़ फाउंड दैट। एक चीज़ नोटिस करो, रिजर्वेशन आफ्टर नाम रिजर्व हो गया है, नाम रिजर्व हो चुका है, और फिर पता चलता है उसको एंट्री मिल चुका है, दारू वारू सब सर्व हो गया, फिर पता चलता है कि 18 भी नहीं है, ठीक है। तो दो चीज़ हो सकता है। अब दो चीज़ ये हो सकता है कि यहाँ के हिसाब से ये हो सकता है, चेक करेंगे क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुका है। नाम रिजर्व होना एक बात होता है, लेकिन नाम रिजर्व होने से पहले चेक करेंगे कि क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुका है।
तो यहाँ पे देखो एक लाइन ऐड कर दो, वेयर द कंपनी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड, इधर नॉट डाल दो। Whether the company has, where company is not incorporated, then reserve name को कैंसिल कर देंगे। नाम अब कंपनी खुला नहीं है तो रिजर्व नेम को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और जो इंसान एप्लीकेशन भरा था उस पर फाइन ठोक देंगे, कितना का बोलो तो 1 लाख रुपया का मैक्सिमम, ठीक है। अब वेयर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, मान लो गलत नाम इस्तेमाल करके कंपनी खुल भी गया, पहले वाला केस में सिर्फ गलत नाम हुआ था, अभी तक कंपनी खुला नहीं, यहाँ कांड हो गया, कंपनी खुल चुका है। अगर गलत कांड करके भी कंपनी खुल चुका है तो हम लोग कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे, सुनेंगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट का एक लैटिन वर्ड है बेटा, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। और सुनेंगे, अब सुन के क्या ही करेंगे, सुनना पड़ेगा हमको, क्योंकि बंद तो कर नहीं सकते ऐसे फट बंद कर दिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है कि अपना नाम चेंज करो, तो क्या पास करके ORIN-GM पास करो और अपना नाम चेंज करो। और अगर नाम चेंज नहीं किए 3 महीना में तो तुमको हम ऑर्डर दे देंगे कंपनी बंद कर देने का। तुरंत ऑर्डर नहीं देगा बंद करो, 3 महीना टाइम देगा, बोलेगा नाम चेंज करो, ORIN-GM पास करके नाम चेंज करो, उसके बाद चलेगा। अगर नहीं किए तो कंपनी को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, वाइंडिंग अप कर देंगे, बंद कर साले कंपनी बंद कर। आर वी थ्रू विद दिस? यहाँ तक क्लियर हुआ पक्का? अब ये वाला सिचुएशन जब आपको समझ आ गया तो आपको ये समझ आ गया कि हम लोग इसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। यही है रूल्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। फिर हम लोग ने ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और ऑल्टरेशन ऑफ ये पढ़ लिया था, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ने शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा था, ठीक है। हम लोग ने नेम क्लॉज पढ़ लिया था ना, नेम क्लॉज, नेम क्लॉज को ऑल्टर तो लास्ट क्लास हम लिखवाए थे शायद, है ना, कि नेम क्लॉज का ऑल्टर होगा बाय पासिंग SRN-GM एंड टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द ओनली चेंज इन नेम इज कन्वर्जन ऑफ कंपनी। डन, यही ऑल्टरेशन ऑफ व्हाट, MOA। अरे बाबा हम लिखाए थे ना क्लॉज को कंपेयर करके कि इसका ORIN-GM लगता है कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए, है ना। अब शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस ये अपने पढ़े थे वीडियो से, इसके पहले वाला जो वीडियो आपको भेजा गया और कुछ पापी लोग देखा नहीं है। तो ये जो टेबल है ये तो समरी है, एक पेज तो क्या है, समरी है। जो देखा उसको पता है कितना लिखना पड़ा है, ठीक है, लिखा के इरिटेट कर दिया की चीज़, लेकिन आपका एक नोट्स रेडी हो गया ना। डन, एक बार क्विक रिकैप कर देते हैं। आपका ऑफिस चेंज हो रहा है, आपका रजिस्टर ऑफिस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर लोकल लिमिट में चेंज हो रहा है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे और चेंज होने के बाद कौन सा फॉर्म में ROC को बता दें, INC 22 में बता देंगे। अगर आउटसाइड द लोकल लिमिट में चेंज हो रहा है तो बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास करेंगे और SR भी पास करेंगे। शेयर होल्डर लोग से भी पूछ लेंगे, अच्छा तुम लोग मेरा शेयर होल्डर है, मान लो हम लोकल लिमिट में चेंज कर रहे हैं, यहाँ से जाके इस सेंटर से जाके वो जो मेट्रो से उतरते ही सेंटर है ना वहीं जा रहे हैं, तुम लोग से पूछने का हमको जरूरत नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड ही डिसाइड कर लेगा। लेकिन यहाँ से मान लो आउटसाइड द लोकल लिमिट जा रहे हैं, यहाँ से पहुँच जा रहे हैं एकदम तुम्हारा काली घाट पहुँच गए, टॉलीगंज पहुँच गए या फिर डायमंड हार्बर पहुँच गए तो यहाँ पे आप लोग से क्या करना पड़ेगा, SRN-GM पास कराना पड़ेगा, क्योंकि भैया तुम लोग ही ना मेन है, तुम ही लोग बोला क्यों जा रहे हैं, हम लोग कैसे आएंगे इतना दूर, तो फिर SRN-GM पास करना पड़ेगा। आर वी थ्रू विद दिस? अब जब SR तब ये तो हम बताए हुए, जब SR तब MGT 14 30 दिन के अंदर, और ऑफिस चेंज हो रहा था INC 22 फिर से। फिर अगर एक ROC से 2 ROC में चेंज हो जा रहा है, ऐसे तो नॉर्मली हर स्टेट में एक ROC रहता है, लेकिन 2 स्टेट है जहाँ पे 2 ROC रहता है। बताओ कौन कौन सा स्टेट, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। उस केस में बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और रीजनल डायरेक्टर का क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल। अब रीजनल डायरेक्टर पापा थोड़ी ना है, मम्मी थोड़ी ना है कि एकदम मुंह से बोल दिया कि तुम सहनसा लोग की तरह तुम्हारे जीवन में सब आ गया। इज्जत देना पड़ेगा, इसको क्या देना पड़ेगा, INC 23 एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, अबे अप्रूवल दो। वो जो भी अप्रूवल दे उसके बारे में ROC को बताओगे INC 28 में, और चेंज होने के बाद INC 22।
और सेम इधर है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, यहाँ अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना पड़ेगा और यहाँ पे वो तभी ऑर्डर देगा जब वो सेटिस्फाइड है कि क्रेडिटर का कंसेंट आ चुका है। आर वी थ्रू विद दिस? तो यहाँ पे हम लोग इस शिफ्टिंग को पढ़ लिए थे। फिर अपना आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। फिर अपना क्या आता है बताओ? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज सिंपल था। अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, वंस मोर मैं आपको बता देता हूँ, आपको SR इन GM पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? SR इन GM। और आपको SR इन GM पास करके आप अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कर सकते हैं। और SR जब SR डन है, वो तो पूरा प्रॉपर लिख लोगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ये कंडीशन को समझ लीजिए तब आपको समझ आएगा। जैसे कि वो कंडीशन समझाने से पहले ये जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल दिख रहा है नेक्स्ट पेज में, और ये कैपिटल क्लॉज दिख रहा है, ये हम लोग कवर करेंगे कौन से चैप्टर में? शेयर कैपिटल के चैप्टर में। अभी हम लोग कवर नहीं करेंगे, ठीक है? ये कौन से टॉपिक में कवर होगा? शेयर कैपिटल के चैप्टर में। इधर देखो, इधर ये बोल रहा है कि अगर कंपनी के पास कुछ ऐसा मनी है जो वो पब्लिक से लिया है प्रोस्पेक्टस इशू करके। देखिए हम एक बात बताते हैं आपको, कंपनी ना पैसा रेस करता है। कंपनी क्या करता है? पैसा रेस करता है। अगर उसको पैसा का जरूरत है ना तो वो प्रोस्पेक्टस देगा और आपसे शेयर, मतलब आपको शेयर देगा और आपसे कुछ पैसा लेगा। अब हर एक कंपनी जब पैसा लेते हैं तो डिक्लेयर करते हैं कि ये पैसा वो कहाँ डालने वाला है, उस हिसाब से आप पैसा को देते हैं कि अच्छा लग रहा है तो डालेंगे। फूड सेक्टर वाले लोग में ज़्यादा पैसा देने के लिए इंटरेस्टेड रहता है। आजकल क्या नहीं वायरल हो जा रहा है फूड के नाम पे? क्या नहीं है? अननेसेसरी भीड़। ऐसा कुछ हाथी घोड़ा नहीं मिल रहा है बट फिर भी पता नहीं पगला लोग की तरह भीड़ है। तो चीज़ हो गई, कचौड़ी एक तो बेच रहा पगला लोग की तरह। हाँ कुछ है नहीं, मतलब पगला लोग की तरह। यहाँ डिग्री होल्डर को लेके बैठ गए, हमको बोलो हम बैठ जाते फिर। तो चलने का दे रही है, कुछ होना भी चाहिए टेस्ट की। अंदर खा रहे सोना बन जा रहा है, निकल रहा है, कुछ माथा तेज हो जा रहा है, बेनिफिट्स होना चाहिए। कुछ नहीं, मम्मी घर आती है वही बेनिफिट है जो सस्ता में फ्री में मिल रहा है। वहाँ लाइन लगाओ, इज्जत दो, इतना कुछ नहीं। तो अगर आपने पब्लिक से कुछ पैसा उठाया, आपने पब्लिक से क्या उठाया बोलो? कुछ पैसा। तो अगर आपने पब्लिक से पैसा उठाया है, अगर आपने पब्लिक से क्या किया? पैसा उठाया है, तो आपको, आपके पास अगर उसके पास भी क्या है? अनयूटिलाइज्ड मनी, तो आपको बोलता है कि आप अपना ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने पब्लिक को एक ऑब्जेक्ट देख के उठाया। मैंने मान लो फूड देख के क्लोथिंग में जा रहा है तो गलत है ना। फूड देख के बंदी पैसा इन्वेस्ट किए, अब मेरा ऑब्जेक्ट तुरंत चेंज होगा तो उसके लिए गलत होगा। तो बोल रहा है पहले तो SR इन GM पास करवाइए, फिर जो भी आप करने वाले हैं उसके बारे में इसको, खाली इसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अपॉर्चुनिटी दे दीजिए एग्जिस्ट करने का। एग्जिस्ट नहीं होगा, एग्जिट होगा। चलो एक तो एस लगाने से माँ बहन हो जाता अंग्रेजी का। एग्जिट होगा, एग्जिट। एग्जिट मतलब समझा? उसको निकलने का अपॉर्चुनिटी दो। वो पैसा लगाई थी खाना देख के, उसको पैसा दो वापस और भागाओ, ठीक है? बस इतना याद रखना। लायबिलिटी क्लॉज सबसे सिंपल है, ऑल्टर करना है SR पास करो, ऑल्टर कर लो, खत्म बेटा। SR पास करो, ऑल्टर करो, डन। अब हमेशा याद रखिएगा, अब मैं कोई छिटर फिटर चीज़ करा रहा हूँ। छिटर पिटर चीज़ मतलब एकदम मिसलेनियस चीज़ जो एक तो MCQ पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और CA वाले उसको ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं अपने केस स्टडीज़ को क्विक क्रैक के लिए। लिखना नहीं है, क्विक क्रैक के लिए, ठीक है? ये देखिए कहाँ जा रहे हैं पलटते हुए तुम लोग? सेक्शन 6 क्या लिख रहे बोलो? सेक्शन 6। सेक्शन 6 बोलता है एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। क्या लाइन लिखे बोलो? एक्ट टू ओवरराइड, क्या बताओ क्या लिखे है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। एक्ट ओवरराइड कर देगा, मतलब अगर तुम्हारा मेमोरेंडम कुछ और बोल रहा है, आर्टिकल कुछ और बोल रहा है, भाड़ में जाए तुम्हारा मेमोरेंडम, भाड़ में जाए तुम्हारा आर्टिकल। हम बड़े हैं, कौन बड़ा है? कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के पास इतना पावर है कि तुम्हारे लिखा गया मेमोरेंडम को भी चेंज कर सकता है, तुम्हारे लिखा गया आर्टिकल को भी चेंज कर सकता है। हाँ, तुम अपने कंपनी को चलाने का कुछ आर्टिकल बना रहे हो, MOA बना रहे हो, ठीक है बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका इतना औकात है कि वो ओवरराइड कर सकता है।
मतलब सबसे बड़ा कौन, कंपनीज एक्ट है। डन। फिर ये एक तो ये पहला टिक ही था, ठीक है। देखो बेटा, इस हेडिंग दोगे इसका, ये सब टॉपिक कुछ नहीं होता बेटा, इसको हम लोग अपने भाषा में फोकट का ज्ञान बोलते हैं। फोकट का ज्ञान है, बस ये ज्ञान की तरह है। जहाँ पे फोकट का ज्ञान मतलब पढ़ लो बस, उसको चीनी लगा के चाटने मत लग लो। कॉमन सेंस याद, पता बस याद होना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड में याद होना चाहिए। एक्ट का औकात है एमओ और ए को उड़ा देने का, बस खत्म, डिस्कशन एंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट फोकट का ज्ञान, कंपनी, तो कलर कॉम्बिनेशन से परेशान है। कंपनी shall preserve all documents related to its incorporation at its registered office, permanently. डन। इस लाइन का मतलब समझा क्या? नहीं समझा? बहुत सिंपल है। आप कंपनी खोल रहे हो तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ना आपके पास, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सब डॉक्यूमेंट है ना आपके पास। इसको कंपनी को प्रिजर्व करना पड़ेगा परमानेंटली। ऐसा नहीं कंपनी खुला, कैंडल लगा, दिवाली मुड़ा दिया, एकदम भाड़ में गया। 10 का बोर्ड्स का रिजल्ट प्रिजर्व्ड है, 12 का प्रिजर्व्ड है, उसके पहले 1 2 3 4 प्रिजर्व्ड है। हाई कम चांसेस है। माँ बाप सुधरा होगा तो थोड़ा रखा होगा, माँ बाप खुद सुधरा हुआ नहीं रहता है तो तुमको क्या सुधारेगा? हम लोग तो खुद बच्चे थे सर। 10 का इसलिए ना, बिकॉज एडमिशन करवाना 11 में, तो इसीलिए बेटा रोक के रखा था तुम, नहीं तो वो भी नहीं प्रिजर्व्ड रहता। और अभी वो 10 का जो मार्कशीट है जिसको तुम इतना मेहनत करके पास किया, वो भी बर्थ सर्टिफिकेट है सिर्फ उसका कोई अभी इज्जत नहीं है। अब जो 12 समझ के तुम इतना मेहनत से एग्ज़ाम दिया, उस पर नौकरी नहीं मिल रहा है और उस 12 से जो तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके और नौकरी नहीं मिल रहा है। तो अभी सब कुछ क्या है? ये है। अब तुम इसी डिग्री को फ्रेम करवाएगा, अपने घर के या ऑफिस में डालेगा। वो जो सर्टिफिकेट डिग्री आएगा, नाम लिखा रहेगा और लाल लाल वाला लगा रहेगा। क्या फीलिंग होगा जब जहाँ बैठे तुम्हारे ऑफिस के पीछे वो लगा हो। अब भले वो कमा के दे रहा हो ना दे रहा हो अलग बात है ये भी एक, हर एक चीज़ स्टेप है, समझा। लेकिन जब 10 दे रहे तो बहुत खुश हुए थे, 10 पास हो गया। 12 दे तो बहुत खुश हुए, तो हर खुशी एंजॉय करिए। कंपनी शैल प्रिजर्व ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड विद इनकॉर्पोरेशन। प्रिजर्व करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं खुला जला दिया, राग कर दिया और फिर कोई मांगा नहीं पाता तो पड़ा है कोने में। ये सब डॉक्यूमेंट को आपको प्रॉपर्ली प्रिजर्व करना पड़ेगा। अब देखो, आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड करके नाम रिजर्व किया था। मान लो तुमने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड करके कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। पहले आपने क्या किया था? नाम रिजर्व किया था। तो नाम रिजर्व किया था तो उसका फ्रॉड हुआ था, तो उसका बात अलग है। क्योंकि अगर कंपनी नहीं खुला था तो आपको उस वहाँ के डायरेक्टर, मतलब जो मेंबर एप्लीकेंट थे, उसको 1 लाख का क्या था? फाइन। खुल गया था तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड था और 3 महीने का टाइम दिया था कि नाम चेंज कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फर्निशिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अब इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 2 पार्ट क्यों? रॉन्ग इंफॉर्मेशन देख के कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, नॉट इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी नॉट इनकॉर्पोरेटेड। और इधर लिख दो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिए थे इनकॉर्पोरेटेड के लिए,
अभी तक हुआ कंपनी नॉट इनकॉर्पोरेटेड, डन, कंपनी नॉट इनकॉर्पोरेटेड और एक तरफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, अब सीधा सा अप्रोच है कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनी क्या हो चुका है, इनकॉर्पोरेटेड है, तो आप लायबल हो जाएंगे अंडर सेक्शन 447। 447 कंपनीज एक्ट का फ्रॉड का सेक्शन है। किसका सेक्शन है, फ्रॉड का सेक्शन। क्या आपने फ्रॉड किया था, कंपनी खोलते वक्त आपने क्या किया था, फ्रॉड, आपको लायबल कर देंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा बात, अगर आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो गया है तब भी आप लायबल होंगे अंडर सेक्शन 447। ठीक है, दोनों ही केस में आप लायबल क्या हो जाएंगे, बोलिए, फ्रॉड में। डन, आर वी थ्रू विद दिस? तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि आप सबसे पहले आपका एक्ट ओवरराइड कर देगा, कंपनी अपना सारा प्रिजर्व डॉक्यूमेंट सबको एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन सब कुछ प्रिजर्व करेगा रजिस्टर ऑफिस में परमानेंटली। कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुआ है, फर्निंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अगर इनकॉर्पोरेट हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों ही केस में उसको फ्रॉड का केस लगेगा अंडर सेक्शन 447। आर वी थ्रू विद दिस? अब मान लो आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है, कंपनी क्या हो चुका है, इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी क्या हो चुका है, इनकॉर्पोरेटेड हो चुका है, और बाय फर्निशिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, और एप्लीकेशन हैज बीन मेड टू NCLT। NCLT माने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। मतलब क्या हुआ बेटा, बोलो तो? आपका कंपनी खुला, गलत सलत इंफॉर्मेशन देके, तो आपके ऊपर तो फ्रॉड रहेगा ही 447 का, लेकिन कोई तो एप्लीकेशन फाइल करेगा ना कोर्ट में ये बोलते हुए कि ये जो कंपनी है ना, ये इनकॉर्पोरेट व गलत इंफॉर्मेशन देके। तो एप्लीकेशन किसके पास चला गया है, NCLT के पास। NCLT जो है बेटा 5 ऑर्डर दे सकता है। कितना ऑर्डर दे सकता है, 5 तरह का ऑर्डर दे सकता है। कितना तरह का ऑर्डर दे सकता है, 5 तरह का। देख जान, तुम पढ़ रिलैक्स होके, मैं बता दूंगा क्या आएगा एग्जाम में, लेकिन अभी ज्ञान ले, ज्ञान का अंत मत रख। ज्ञान का अंत रखेगा ना तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा ठीक से। प्रैक्टिस मतलब समझा, डिग्री लेने के बाद एक बैठेगा ना ऑफिस में, वो तुमसे अगर कंसल्टेंसी मांगे, वो तो नहीं पढ़े थे हम लोग, तो नहीं पढ़े थे हम लोग, वो छोड़ के गए, तो एग्ज़ाम आया भी नहीं था। बहुत गलत लगेगा, समझ रहे? MBBS डॉक्टर बनता है तो थोड़ी ना सोच के बनता, हम तो माथा का ही खाली पढ़ेंगे, हम ये सब क्यों पढ़े, किडनी लिवर पढ़ना पड़ता है। अब पेपर में नहीं भी, अब उसको तो ही ना पता है, किडनी से नहीं पूछेगा। अब बाई चांस वो किडनी वाला पोर्शन छोड़ के गया, महा घटिया डॉक्टर बनेगा वो। मान लो पास भी हो गया, जब प्रैक्टिस करेगा उसको समझ कुछ नहीं आ रहा होगा किडनी से रिलेटेड, क्योंकि हाँ पेशेंट मिक्स आता है ना बाबा। अब आज हम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, मतलब किडनी डॉक्टर पास जा रहे हैं, और किडनी डॉक्टर छोड़ के अगर हम किसी लोकल के पास गए, हार्ट का डॉक्टर को पता होना चाहिए कि वो किडनी का पेशेंट है, क्योंकि कुछ दवा ऐसा दे दिया जो किडनी अफेक्ट कर दिया तो फिर कांड हो जाएगा, तो तुम आउट ऑफ सिलेबस बोलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझ आ रहा है? तो ये सब उस लेवल का पढ़ाई, उसी लेवल का ही है कि तुम कुछ चीज़ एग्जाम में नहीं पढ़ते, पढ़ लो, समझ लो, जान लो, एग्जाम के एक दिन पहले लिखो ना लिखो ठीक है, पढ़ के रखो। अब NCLT का डिस्कशन ही नहीं किया हम कुछ, कौन हो तो सब नहीं पता, हम लोग को नहीं पता, हम लोग को 5 चैप्टर था, उसमें से आ गया तो हम लोग लिख के पास होगा, आगे कोई डिस्कशन नहीं हम लोग का, समझ आए? NCLT कितना ऑर्डर पास करेगा, बोलो? 5 ऑर्डर। एक सबसे प्यारा ऑर्डर जो आप लोग को कॉमन सेंस लगेगा, दैट इज ठीक है, क्या ऑर्डर पास कर सकता है? ऐसे सब पास नहीं करेगा बेटा, सब पास नहीं करेगा।
5 ऑर्डर है, जो में से एक ठो बंद ही कर दिया, लगा कि साला कंपनी छीटीएल है, चला के कोई फायदा। रिमूवल ऑफ नेम, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम ROC, removal of name from ROC. Member will bear unlimited liability. जो मेंबर है, मेंबर कंपनी का जो मेंबर रहेगा, मतलब शेयर होल्डर्स वगैरह, वो लोग सब क्या करेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बियर करेगा। ऑर्डर दे देगा कि जितना भी मेंबर है सबको अनलिमिटेड लाइबिलिटी। याद करो, पढ़ा है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। बताओ कौन सा, एक पॉइंट लिखा है, कोर्ट रिगार्ड्स इट्स इमोरल। अगर कोर्ट को लगता है तो वो कभी भी उस पर्दा को हटा सकता है। तो कोर्ट को कब लग रहा है, जब गलत सलत इंफॉर्मेशन दे के कंपनी खोले हो, तो वो मेंबर को बोल देगा कि तुम क्या बियर करो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल बियर करो। साले समझ आया अच्छी तरह से, याद करो, लिखे थे ना, कोर्ट रिगार्डेड, पढ़ो ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट एक पॉइंट था, याद करो। नहीं समझ आ रहा है, नहीं मिल रहा है, कौन सा पॉइंट है बोलो। डन, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। बेटा एक कंपनी खोल के पब्लिकली ना चलेगा, तो पब्लिक ही पॉलिसी हुआ ना। फोर डायरेक्शन फॉर रेगुलेटिंग मैनेजमेंट एंड ऑल्टरेशन ऑफ MOA एंड AOA। और ई नंबर बहुत मेरा फेवरेट है, एनी अदर ऑर्डर एज डीम्स फिट, जो भी ठीक लगे। बेटा इजी ऑर्डर, क्या ही ऑर्डर दिया है ये, बंद कर दो, ROC से नाम हटा दो, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कर दो। और क्योंकि इतना गलत सलत डाल के कंपनी खोला है, कुछ तो बात है दया, कुछ तो बात है कंपनी में गड़बड़ होने का। तो हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट को रेगुलेट करेंगे, रेगुलेशन डालेंगे। देख तो भाई मैनेजमेंट उसका ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पे MO और AO भी अल्टर करवा देंगे। बस NCLT का यही ऑर्डर है, NCLT का क्या बोलो, यही ऑर्डर है। डन, एक बार यहाँ तक पढ़ लो। पॉइंट ऑफ डिस्कशन नंबर ये था 3, पॉइंट ऑफ डिस्कशन 1 2 3। भैया हम लोग को लर्न करना है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ रीड करके कंप्लीट कर देना है। रीड करके भी नहीं बेटा, ये आपके ना अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होना चाहिए, कॉन्शियस माइंड में नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में मतलब कोई पूछे तो बोल दिए, नहीं पूछे तो हम एक्स्ट्रा ज्ञान देने नहीं जा रहे, सीधा अप्रोच है। हमको जो ज्ञान देना हम लोग लिख चुके हैं, हमसे सेक्शन 8 हमसे पूछो ये सब, बस अब एक्ट उसको ओवरराइट कर देगा। ऐसे एक्ट उसको क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। कंपनी को अपना डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करना पड़ता है, कंपनी को अपना डॉक्यूमेंट परमानेंटली। अगर गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे के खोलेगा, लोग गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे के खोलेगा तो फ्रॉड का केस लग जाएगा 447 में। और NCLT अगर के पास चला गया ना भाई, वो 5 ऑर्डर में से कोई भी पास कर देगा, तुम मर जाएगा, बस खत्म। ऐसे कैजुअली हम भी ऐसे ही याद किए थे, पता नहीं कैसे इतना अच्छा लिख दिए, अलग बात है, बट ऐसे ही पढ़े थे। डन है, ओके। अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन नंबर 4, पॉइंट ऑफ डिस्कशन नंबर 4, पॉइंट ऑफ डिस्कशन नंबर 4 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का बात करता है। किसका बात करता है बोलो, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और ये मेरा बच्चा लोग इनडायरेक्टली जानता है इसका आंसर। पता क्या बोलता है, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जिस दिन कंपनी उसके पास वो 5 फीचर्स आ जाएगा जो पढ़ा दिया गया है। बताओ 5 फीचर्स क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन,
कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, पावर टू सू, कैन बी सूड, इस सब कुछ को आ जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में पॉइंट नंबर 1 आपके पास क्या आ जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, आपके पास आ जाएगा परपेचुअल सक्सेशन, आपके पास आ जाएगा पावर टू एंटर इनटू, क्या बोलिए, कॉन्ट्रैक्ट, you will have the power to enter into the contract, have the power to enter into the contract. Number 4 to sue, sue मतलब जूता नहीं बेटा, sue मतलब केस करना, to sue and be sued, और खुद के ऊपर केस ले लेना, in its own name, common seal, हो गया, ये है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डन। अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन नंबर नेक्स्ट। बेटा ये क्या है, पढ़ लर्न का है क्या, कुछ लर्न नहीं करना है, याद इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद मेरे को ये सब स्टेटस मिल जाएगा। वंस मोर क्या क्या डिस्कस किया, एक्ट ओवरराइड करेगा एमओयू को, उसके बाद हाँ डरा क्यों रहा है तुम लोग, नाम जितना भी डॉक्यूमेंट है सब क्या करना है, प्रिजर्व करना है। अगर गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे के तुम अगर कंपनी खोला, फ्रॉड लग जाएगा तुम्हारे पास 447 में, और एनसीएलटी ऑर्डर दे देगा 5 तरह, बंद करवा देगा, तुमको बंद करवा देगा। कोई भी ऑर्डर दे सकता है, उसका जो मन चले, नाम चेंज करने बोल देगा, आरओसी को क्या बोलते हैं, नाम चेंज करने बोलेगा, नाम हटा देगा आरओसी से, वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी करवा देगा तुम्हारा मेंबर्स लोग का, और तुम्हारे ऊपर रेगुलेशन करवा देगा, और ऑल्टर भी करवा सकते हैं एमओयू और यहाँ पे बोल रहे रजिस्ट्रेशन अगर हो जाता है ना तुमको ये सब राइट मिल जाता है। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो तुमको ये क्या मिल जाता है, राइट। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टू बी वेरी मच फ्रैंक सीएमए का औकात ही नहीं पूछने का, ठीक है, इट्स टू मच फॉर सीए, बट डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी इज अ लीगल पर्सन, कंपनी इज अ लीगल पर्सन बट नॉट अ सिटीजन। Comment. Company is a legal person but not a citizen. Comment. क्या बोल देगा, comment. CMA में एक बार आया हुआ है, कंपनी इज अ लीगल पर्सन बट नॉट अ सिटीजन। पूछ देगा कि कंपनी लीगल पर्सन है बट सिटीजन नहीं है। अब पूछ रहा है कमेंट, पहला बात तुमको बताना है क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। ये बोल रहा है कंपनी एक लीगल पर्सन है बट सिटीजन नहीं है, स्टेटमेंट इज करेक्ट, नो डाउट, स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है, बिकॉज कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसका कोई देखने मतलब है, वो एग्जिस्टेंस उसका है, एग्जिस्टेंस उसका है, बट वो सिटीजन नहीं है। एज ही इज नॉट अ सिटीजन, डज नॉट हैव एनी एफआर, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। Under fundamental rights, has no power to file petition. लिख लो, मैं समझाता हूँ। Has no power to file petition. As he is not a citizen. तुम जो चलने लगी चलने लगे हैं ये फासले, टी 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 टी।
एच थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो कमी सब में है ना बाबू, सब थोड़ी ना भगवान है। मार्केट खराब चल रहा है, ना इधर कमाओ ना उधर कमाओ, बस आ रहा हूँ, 1 मिनट दे दे, पैसा निकल रहा बस। बोलो क्या बोली, क्या पूछी? अच्छा पेटिशन क्या होता है, ध्यान से सुनो बस बेटा सुनो ना प्लीज, प्लीज सुनो ना, चश्मा से भी नहीं दिख रहा है क्या फायदा हुआ चश्मा लगा के, हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रहा। हम अभी बोले ना कुछ कमी है जो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ उपाय नहीं है। कर लिए ना, हम भी तो एक्सेप्ट किए ना तुम लोग को, हम भी तो कर रहे हैं। नहीं तुम नुक्स निकाल रही हो, इसलिए तो आपसे नहीं पूछे, हम तुम्हारे पर नुक्स निकाले, बहुत हिम्मत निकालिए, निकाले हैं, पूछ रहे हो, अब तुम मान रही हो तो हो सकता है कुछ है ना proof। हम कभी भी बैठ के बोले तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, बट मेरे को पता है तो फिर से बीच से नुक्स निकाली गिरे। सर वो आप अलग से एच क्यों लिखे थे? ऐसे हाथ में ना कुछ हो रहा था तुम लोग समझ गया ना। अब पिटीशन समझो, पिटीशन मतलब केस फाइलिंग। अब मेरा बात सुनो, तुम लोग इंडियन सिटीजन हैं, तुम लोग श्योर हैं? तुम नहीं है तो तुम ना किया बे, इंडियन सिटीजन है। हमारा कुछ फंडामेंटल राइट्स है इस देश के प्रति, इस देश में जन्म लेते ही हम लोग इंडियन सिटीजन है और हमारा कुछ फंडामेंटल राइट्स है। हमारा फंडामेंटल राइट्स ये बोलता है कि कोई भी स्टेट अगर हमको टॉर्चर करे तो हम उस सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं इन फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वी हैव सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो हम लोगों को ये स्टेट देता है, और स्टेट अगर वो छीनता है तो हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। वो जो मोदी सरकार अभी CAA लाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो एट द एंड क्या हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट। लोग केस फाइल कर रहे हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है मतलब फंडामेंटल राइट्स को तोड़ रहा है। हर एक इंसान के एक फंडामेंटल राइट्स होता है। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है भैया? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव इन द प्लेस, वही सब आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो उन लोग बहुत जन बोल रहे हैं कि CAA उसको तोड़ रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है। अरे भैया आप अगर इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है, आपको 4 चीज़ दिया प्रूफ करने के लिए। आपका बर्थ प्लेस कुछ तो होगा, आपका कुछ तो होगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरा, आपका कोई रिपोर्ट कार्ड, पढ़ाई लिखाई इस जगह पे कहीं तो किए होंगे, पढ़ाई लिखाई तो किए होंगे जहाँ पे, अगर आप यहाँ रह रहे हो पढ़ाई लिखाई कुछ तो क्यों नहीं है। आप इतना दिन जी रहे हो, कुछ तो एम्प्लॉयमेंट, कहीं तो कुछ तो कूपन टोकन कुछ तो होगा जो नौकरी, यहाँ आके भीख मांग के तो नहीं जी रहे हैं ना, कुछ तो नौकरी वो भी नहीं है। दादा परदादा कुछ तो उनका होगा प्रूफ कि कुछ लोग है, नहीं है तो हु द हेल आर यू? तुम फिर है ही नहीं आगा, तुमको इतना कुछ देने के बाद बस कुछ नहीं है तो तुम निकल। और आंदोलन आधा लोग वही कर रहा है और आधा लोग वो झुंड में जिसको पता नहीं है क्या, वो लोग कर रहा है, हम भी करेंगे बात डिस्कशन खत्म है।
वो एक तो कहावत सुना है, आधा बाल्टी पानी में पानी ज़्यादा छलकता है। आप आधा बाल्टी लेके घूमेंगे ना, दौड़ेंगे तो पानी जल्दी इधर उधर करके गिरेगा। तो आधा ज्ञान का इशू है। उसको बैठ के समझाएगा तो समझेगा हो क्या रहा है। पगला लोग तो सुनने के बाद तो कहाँ वो तो करेगा, जिसका ट्रेट है वो करेगा। किसी किसी को तुम सुधार नहीं सकते जीवन में। एक तो होता है ना खड़ूस पड़ोसन, जितना भी लड़ लो, जितना भी समझा लो, नहीं सुधरेगी, लड़ेगी फिर से। छोटा छोटा बात है, वैसा ही है कुछ लोग। और कुछ लोग सच में समझता है, और कुछ लोग चाहता भी है कि ये हो। रीज़न इज, दूसरा क्यों ले जाए मेरा एम्प्लॉयमेंट, दूसरा क्यों ले जाए मेरा रिसोर्सेज, दूसरा क्यों ले जाए मेरा सब कुछ। आप इंडियन सिटीज़न हो, रहना है। अब इंडिया में उसको डिवीज़न कर दिया है जाति में। ये इंडिया का पॉपुलैरिटी है। जिस दिन मुसलमान भाई लोग, बहन लोग, हिंदू लोग समझ जाए ना, क्रिश्चियन लोग, कि ये जो सरकार है, ये जो जात बांट रहा है, उसको ना बंटने दे, एक साथ रहे, तब जीवन में मजा आएगा। सब एकता। वो इंडिपेंडेंस में ना जात लेके नहीं लड़ाई हुआ था, आज़ादी सब लिया था, ठीक है। खाली हिंदू ले लिया ऐसे नहीं हुआ था। आज़ादी के जंग पे सब लड़ा था। तब तो नहीं पूछा कि मत लड़ या उठ या मत लड़। अभी जनरेशन को जो सिखाओगे वही सीखेगा, सीधा बात है। आप जैसा उसको थॉट प्रोसेस दोगे वही थॉट प्रोसेस देगा वो। उसको तुम बोलेगा मार, वो मारेगा। उसको क्या पता। अब ऊपर जो बच्चा पैदा है कर रहा है, उसको तुम तलवार लेके बोले मारना, उसके ऊपर वो मार ही देगा एक बार में। उसको क्या पता मारना है कि नहीं मारना। तो जिसको जैसा ट्रेट वैसा वो समझेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन नंबर कौन सा होगा? 5 कि 6? एक ठो बोल लो तुम लोग। अब दे पॉइंट ऑफ डिस्कशन खत्म है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या बोलो? खत्म है। अब एक सेक्शन है 19। एक सेक्शन क्या है? 19। एक सेक्शन है 19। सेक्शन 19 बोलता है सब्सिडियरी कंपनी। सेक्शन 19 बोलता है सब्सिडियरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स, subsidiary company not to hold shares in its holding company। या आप मेरे को समझा सकते हैं क्या मतलब है इसका? सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। इस लाइन का मतलब क्या बेटा बोलो तो? होल्डिंग कंपनी सब्सिडी का शेयर होल्ड करता है, लेकिन सब्सिडीज आर नॉट अलाउड टू होल्ड होल्डिंग कंपनी शेयर्स। मेरा बात समझा? हम तुमको समझा रहे, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। ए लिमिटेड एक कंपनी है बेटा, बी लिमिटेड एक कंपनी है बेटा, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड इस कंपनी का मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करता है, तो ये होल्डिंग बन जाता है, ये सब्सिडी। हमसे अब मेरा माथा मत गर्म करना पूछ के कि होल्डिंग सब्सिडी क्या होता है, बताया हुआ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये सब्सिडी हो गया, ये होल्डिंग। यहाँ पे सेक्शन 19 रेस्ट्रिक्शन दे रहा है सब्सिडी कंपनी के कि ओ सब्सिडी कंपनी, तुम सुन ले, तुम किसी भी एंगल से होल्डिंग कंपनी का शेयर होल्ड नहीं कर सकता। वही लाइन यहां लिखा है कि सब्सिडी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर इन इट्स होल्डिंग कंपनी। सब्सिडी कंपनी तुम होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकता। बट जहां लॉ वहां उसका कुछ एक्सेप्शन, ठीक है। डंडा टान देते ताकि पता चल जाए कि इतना एक्सेप्शन है, ठीक है। 3 केस है कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी में होल्ड कर रहा है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर 1, इफ subsidiary was holding shares in the holding company before holding
subsidiary relation comes into existence। इस लाइन का मतलब समझा बेटा? हम तुमको समझाता है, एक बार लिख, मैं समझा रहा बस बेटा। लास्ट एक टॉपिक है और एक तो ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 14 खत्म। चैप्टर 2 कंप्लीट, पूरा भयंकर वे में कंप्लीट, कुछ भी नहीं छोड़े, पूरा कवर कर दिया। ठीक है। इफ सब्सिडरी वॉज होल्डिंग शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी बिफोर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन कम्स इन टू एग्जिस्टेंस। ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से सुन। दो कंपनी आपके सामने दिख रहा है, एक है ए लिमिटेड और एक क्या बोल, बी लिमिटेड। हुआ क्या बेटा, ध्यान से सुन, हुआ क्या कि जो ए लिमिटेड है ना, मतलब जो बी लिमिटेड है ना, वो ए लिमिटेड का 5% होल्ड करता था। कितना परसेंट? तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं, होल्ड कर रहा 5%। फिर ए लिमिटेड बी लिमिटेड का होल्ड कर लिया मोर देन, तो अब एग्जिस्टेंस आ गया होल्डिंग और ये आ गया सब्सिडी। तो लॉ बोलता है कि अगर ये रिलेशन होने से पहले ही वो सब्सिडी कंपनी उस कंपनी का शेयर होल्ड करता था तो चलेगा, वही लिखा है, देखो। इफ सब्सिडरी वाज होल्डिंग शेयर इन द होल्डिंग कंपनी बिफोर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस तो चलेगा, वो एक्सेप्शन में फॉल होता है। लेकिन क्या वोटिंग राइट्स अवेलेबल होगा? नो वोटिंग राइट्स, मतलब उस सब्सिडी कंपनी को कोई भी तरह का वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? डन? कोई भी तरह का वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। फिर दूसरा एक्सेप्शन, होल्डिंग शेयर्स एज अ ट्रस्टी of shareholder of holding company, holding share as a trustee of shareholder of holding company। समझाऊं? सुनो, अपना होल्डिंग कंपनी कौन है? ए लिमिटेड। इसका कोई शेयर होल्डर है, इसका कौन है? उसके पास क्या था कंपनी का? शेयर्स इज अ प्रॉपर्टी। वो आता है, भूत आता है पढ़ने इस वर्ड, सच में आता है। अभी देखो वो कुर्सी, तुम लोग ऐसे हंसेगा, वो भी घूमेगा और उसमें बैठता है वो। अभी पृथ्वीराज को देख रहा है कि वो कहाँ तक पहुँचा है, बाद में देख लेना। सुनो, ये शेयर्स जिसका बाल खुला रहता है उन लोग पे ज़्यादा अटैक होता है, लड़कों लोग का छोटा बाल में भी अटैक हो जाता है। अब सुनो, शेयर्स, हाँ नहीं, मेरे से हम लोग साथ सोते हैं, मतलब मेल है वो सब कुछ सही है हम लोग का, इसका नाम भी पता है, भगवान भी एडजस्ट कर रहा है, उसके टेंशन का बात नहीं है। सुनो, क्या सब सड़ा हुआ जोक है मेरा। कंपनी क्या है? शेयर्स, इसका शेयर होल्डर है। ए लिमिटेड का क्या है? ये शेयर होल्डर है। अब शेयर्स तो एक तरह का प्रॉपर्टी होता है ना, ये शेयर होल्डर क्या किया ना, इस शेयर को ट्रस्टी बना दिया इस कंपनी को। ट्रस्टी कौन होता है ये जान ली, पता नहीं है बहुत जन को, ठीक है। हु इज़ अ ट्रस्टी? ट्रस्टी इज़ अ पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपके बिहाफ में प्रॉपर्टी होल्ड करेगा आपके बिहाफ में, दैट इज कॉल्ड ट्रस्टी। ठीक है। अगर मेरा कोई प्रॉपर्टी हम उसको दे रहे हैं, ओनरशिप नहीं दे रहे, संभालने के लिए दे रहे कि उसको संभाले, प्रिजर्व करके रखे, देन शी इज माई ट्रस्टी। ट्रस्टी नाम इसलिए क्योंकि हम ट्रस्ट करके इसको दे रहे हैं, इसका काम है उस प्रॉपर्टी का देखभाल करना। हर एक स्कूल का, हर एक कॉलेज का एक ट्रस्टी होता है, ठीक है, जो पूरा उसको चला रहा होता है। ठीक है। वो जो तुम लोग सोचते हो प्रिंसिपल मालिक है, प्रिंसिपल मालिक नहीं है, वो ट्रस्टी मालिक है। मेन मालिक कोई और भी हो सकता है, ट्रस्टी का अलग चीज होता है। तो अगर ये कंपनी सिर्फ शेयर होल्ड कर रहा है जस्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वोटिंग राइट्स मिलेगा, यस, वोटिंग राइट्स अवेलेबल, वोटिंग राइट्स
अवेलेबल, वोटिंग राइट्स अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पे वोटिंग राइट्स अवेलेबल है। अब आप होल्डिंग शेयर्स, बस लास्ट बेटा हो गया, होल्डिंग शेयर्स एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, as legal representative, holding shares as legal representative of deceased, लिख ले तू भी, holding shares as legal representative of deceased, of what? deceased, मरा हुआ व्यक्ति, जैसे कि वो होल्डिंग शेयर एज लीगल, वो मतलब वो अपने में मत ले लेना, होल्डिंग शेयर एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड शेयर होल्डर ऑफ होल्डिंग कंपनी। मान लो उस कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, उसका मौत हो गया और आप एज अ लीगल रिलेशनशिप क्या करते हो, उसको होल्ड करते हो तो चलेगा। ये एक्सेप्शन में फॉल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आप लोग होल्ड कर सकते हो। आर वी थ्रू विद दिस, यस और नो? हाँ, वोटिंग राइट्स अवेलेबल, अवेलेबल। कोई दिक्कत? पक्का? अब आप लोग एक बार यहाँ तक पढ़ लो। किसका बोल, एक्सेप्शन का थर्ड वाला क्या बोल, इसको समझा है? देखो, एक होल्डिंग कंपनी का एक शेयर होल्डर था, वो नहीं रहा, तो अब उसको कोई रिप्रेजेंट करने वाला तो होना चाहिए ना कंपनी में, उस शेयर्स तो है ना, और शेयर्स ट्रांसफरेबल होता है, मतलब प्रॉपर्टी की तरह वो ट्रांसफ़र होता है। मेरा प्रॉपर्टी अगर अब नहीं रहे तो मेरा आने वाला जो मेरा जनरेशन है, जो भी मेरा अगर है, उसके पास वो चला जाएगा। उसी तरह शेयर्स भी होता है, अगर तुम्हारे दादा या परदादा कोई भी कंपनी का शेयर ले कर रखे होते, बहुत बड़ा बात होता है, आज तुम बहुत पैसा छाप लिए हो, तो मान लो रिलायंस का 5 पीस भी शेयर रखे होते तो आज तुम्हारे पास बहुत पैसा रहता, समझ आ रहा है? उस हिसाब का, जैसे एक मेरा फ्रेंड है, उसके दादा 500 शेयर्स लिए थे आईटीसी का। कितना? 500 शेयर। ये हो गया बहुत पहले का बात है, कोरोना के पहले नहीं बेटा, बहुत पहले, 1980, हाँ 90s 50 नहीं 90-80 के आसपास ही बोल रहे हैं। सोचो आज पैसा है उसके पास, और कुछ है नहीं। अच्छा रुक जाइए, बता दे पहले फिर बता रहे। तो मेरा प्रॉपर्टी हम नहीं रहे तो हम डिसीज हो गए, और वो मेरे को लीगली खाली क्या करता है, रिप्रेजेंट। नॉर्मल तो होल्ड नहीं करो, तो सिर्फ रिप्रेजेंट करे कि मेरे बदले कोई किसी को रिप्रेजेंट, तो अलाउड है। हाँ। नहीं रहा तो जो किसी का नहीं, वो सरकार का, यही तो चला आ रहा, वही जनरेशन हुआ बेटा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वही हुआ। देखो नॉर्मली प्रॉपर्टी, तो मेरा बच्चा नहीं है तो मेरे माँ बाप को हो सकता है। हाँ हो सकता है, बोलने का मतलब है इसमें देखा जाता है लीगल हेयर्स, और नॉर्मली लीगल हेयर्स पहले डिसेंडिंग देखा जाता है, फिर असेंडिंग देखा जाता है। पढ़े लिखे बे वकील है, भूलना मत। कंफर्म करे थे कि वकील है कि नहीं। ये बात हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये होगा, अगर रिलीजन अलग है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के ऊपर से लागू होता है, डिपेंड करता है प्रॉपर्टी किसका है। डन है यहाँ पे? पहला वाला बोली ना, पहला वाला तो सिंपल सा बात है बेटा, कि अगर ये कंपनी पहले ही इसका शेयर होल्ड कर रहा था, इसके होल्ड करने से पहले, मतलब इन दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडी होने से पहले हम होल्ड किए थे, बाद में तू मेरा इतना होल्ड कर लिया कि हम तुम्हारा क्या बन गए। पहले क्या होता, अब अभी धीरे धीरे देखना चेंज हो रहा है। पहले पापा का मम्मी पे चलता था, अब मम्मी पूरा जमा चुकी है पापा पे, ये हो रहा है, समझ आ रहा है? वैसा हाल है। पहले मम्मी पापा का बहुत सुनती थी, अब पापा बेचारे खोपचा में बैठे कोना में, कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अबे क्या क्लियर किया? ये क्लियर किया तो चैप्टर क्लियर हुआ ना, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक खाली याद रखना,
एकदम हम मुँह जबानी बोल रहे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी ऑल्टर सेक्शन 14 में होता है, मेमोरेंडम होता है 13 में, आर्टिकल होता है 14 में। ऑल्टर करने के लिए आपको अगेन SRA GM पास करना पड़ेगा और ऑल्टर हो जाएगा। बस आपका चैप्टर 2 पूरी तरह से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आना चाहिए, पक्का एक बार गो थ्रू कर लीजिए।